I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is Abhishek, GS faculty at Balnoi. Today we are going to discuss important current affairs. आज हम current affairs discuss करने जा रहे हैं जिसमें डिफेंस से रिलेटेड मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हैं, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइजेज हैं. ये सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे. इसमें हम इंपॉर्टेंट डेज कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट थीम्स क्या है उनकी वो कवर करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो कि रिसेंटली इंडक्ट किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इसमें हम स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट्स में क्या कुछ चल रहा है, और कुछ हम इंटरनेशनल न्यूज को कवर करेंगे, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स को देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में अभी क्या चल रहा है. लेट्स स्टार्ट. सो इस करंट अफेयर से आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से हमको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है. सो हमारा जो पहला करंट अफेयर्स है जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज से आता है जिसका नाम है सिनबेक्स. तो सिनबेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? सो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस है बिटवीन इंडिया एंड कंबोडिया. तो इंडिया एंड कंबोडिया के बीच में सिनबेक्स एक्सरसाइज है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है सिनबेक्स का जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज है. ठीक है, जो प्राइमरी गोल क्या है सिनबेक्स का? टू एनहांस द मिलिट्री टाइज एंड प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी. तो इंडिया और कंबोडिया आर्मी के बीच में कॉपरेशन बढ़ाना है. ठीक है, उनको कॉपरेट करना है, डिफेंस टाइज को एनहांस करना है, इसलिए सिनबेक्स एक्सरसाइज हमने करी है. तो ये पहला एडिशन है, इस चीज को आपको याद रखना है, सिनबेक्स. तो दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. और कहां पर ये प्लेस हुई है? इट इज प्लेस इन पुणे महाराष्ट्र. इट इज इन पुणे महाराष्ट्र में इसको कराया गया है सिनबेक्स एक्सरसाइज को, इंडिया एंड दैट इज कॉल्ड कंबोडिया. दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर. तो ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आएगा सिनबेक्स से. तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. सेकेंड जो आती है हमारी मलेशिया, इंडिया एंड मलेशिया हरिमाऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज. देखिए ये क्या है हमारी, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है हरिमाऊ शक्ति. तो आपको हरिमाऊ शक्ति हमारी इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है. कहां पर की गई है? दैट इज कॉल्ड कुलाला लंपुर मलेशिया. ठीक है, लंपुर मलेशिया में कराया गया है इसको. ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है. और इसके पहले वाला एडिशन कहां कराया गया था? दैट इज कॉल्ड उमरई मेघालय फायरिंग रेंज, मेघालय में कराया गया था, नॉर्थ ईस्ट में कराया गया था. 2023 का एडिशन है ये. इट इज 2023 एडिशन जो कि कहां कराया गया था? उमरोई मेघालय में कराया गया था. 2024 का कहां कराया गया है? 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया जिसका हरिमाऊ शक्ति नाम है, ये कराया गया है आपके मलेशिया में कराया गया. दिस थिंग यू शुड रिमेंबर. अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, अब हम यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो आपको एक और चीज याद रखना है कि मिलिट्री एक्सरसाइज के अलावा नेवल एक्सरसाइज कौन सी है इंडिया और मलेशिया के बीच में, एयरफोर्स एक्सरसाइज कौन सी है इंडिया और मलेशिया के बीच में. तो हमको देखना है कि अदर एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज दैट इज इंडिया एंड मलेशिया. सो व्हाट आर द टू अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया? दैट इज समुद्र लक्ष्मण इज अ नेवल एक्सरसाइज एंड उड़ान शक्ति दैट इज कॉल्ड एयरफोर्स एक्सरसाइज. तो हमको साथ साथ उनकी अदर एक्सरसाइज के बारे में भी जानना है कि क्या क्या एक्सरसाइजेस हैं जो कि अपकमिंग होने वाली है या जो पहले होती थी. तो वो चीज आपको याद रखनी है. तो अभी हमने क्या जानी है? सिनबेक्स जाना है और हरिमाऊ शक्ति जाना है. सिनबेक्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है. दिस थिंग बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट बात करते हैं हम, दैट इज कॉल्ड ट्राई नेशन एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट. तो डेजर्ट नाइट बेसिकली ये 3 कंट्रीज के बीच में है, इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में कराया गई एक्सरसाइज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ कराया गया है. सो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आएगा, द डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज इज बेसिकली ट्राई नेशनल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूएई. बिल्कुल सही बात है. और ये एयरफोर्स एक्सरसाइजेज है, दिट इज एन एयरफोर्स एक्सरसाइजेज. और ये कंडक्ट कहां पर कराई गई है? अरेबियन सी में कराई गई है. एंड इट इज वेरी क्लोज टू वेयर योर कराची. अब हमारे कराची से बहुत ही ज्यादा नजदीक है. इट इज हार्डली 350 to 400 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ कराची. दिस थिंग बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट. और इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है. इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा टू हैव अ ग्रेट कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड पर्शियन गल्फ. पर्शियन गल्फ एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रेड के लिए, और इंडो पैसिफिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. दैट इज इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन. तो उस पर हम अपना कॉपरेशन और टाइज को एनहांस करने की बात कर रहे हैं जो कि है हमारी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज. अब आप लोग याद रखना, फ्रांस और इंडिया के बीच में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं. फ्रांस और इंडिया के बीच में भी कुछ हमारे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं. उनका नाम क्या है? ISA. इसके बारे में भी याद रखना, इंटरनेशनल
सोलर अलायंस। ये किसके बीच में कराया गया था 2016 में? ये कराया गया था इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो इस चीज का आप लोग याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम। वेयर इज द हेडक्वार्टर? इट इज हेडक्वार्टर एट गुरुग्राम। गुरुग्राम। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अभी देखिए इंडिया और वियतनाम के बीच में एक कोस्टल एक्सरसाइज भी की गई है, उसका नाम है हॉप टैक 2024। ये क्या है? कोस्टल एक्सरसाइजेज है इंडिया और वियतनाम के बीच में। ये कहां कराई गई है? कोची कोस्ट केरला में कराई गई है। इट इज कंडक्टेड इन कोची कोस्ट केरला। सो दिस एक्सरसाइज यू शुड बी रिमेंबर, इट्स अ कोस्ट गार्ड एक्सरसाइजेज एंड द एक्सरसाइज वाज आल्सो नोन एज सहयोग होप। तो इसको सहयोग होप के नाम से भी जानते हैं। तो दिस एक्सरसाइज वाज आल्सो नोन एज सहयोग होप। बेसिकली क्यों कराया गया था? टू हैव अ मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंटीग्रेशन एंड इंप्रूव आवर ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी। जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उनमें किस तरीके से ज्वाइंट कोऑपरेट करना है, मैरीटाइम कोऑपरेशन को एनहांस करना है बिटवीन टू नेशन, उसके लिए एक कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कराई गई थी। एंड द फोकसेस वर स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल रिलेशन एंड एड्रेसिंग द रीजनल मैरीटाइम चैलेंजेस लाइक सिक्योरिटी थ्रेट, एनवायरमेंटल इश्यूज, ऑयल स्पिल्स। देखते बहुत ज्यादा ऑयल स्पिल हो जाता है इंडियन ओशियंस में, पैसिफिक ओशन में। तो उस चीज को किस तरीके से हमको बचाव करना है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहा है, पायरेसी का है, ठीक है, पायरेट्स आ रहे हैं, समुद्री लुटेरे आते हैं, तो उस तरीके से किस तरीके से काउंटर करना है उसको ध्यान में रखते हुए ये एक्सरसाइज कराई गई थी। इसके बारे में एक चीज और याद रखना, अदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया और वियतनाम के बीच में अदर एक्सरसाइज कौन सी है? दैट इज कॉल्ड विनबैक्स। विनबैक्स क्या है? हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो विनबैक्स भी याद रखना और सहयोग होप भी याद करना, जो कि हमारी ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है। इस चीज का आप लोग याद रखना। कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया एंड कोस्ट गार्ड ऑफ वियतनाम के बीच में होती है। वियतनाम कौन सा कंट्री है? हमारा साउथ ईस्टर्न कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, तो दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। और कहां कराई गई थी? कोची में कराई गई थी, केरला में। और केरला हमारा क्या है? वन इंफॉर्मेशन यू शुड बी रिमेंबर, केरला हमारा पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बना है। 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट हमारा केरला बना है। वन पंचायत, वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव was started in Kerala only. So these are the few things you should be remember about Kerala. Next is that is INS Nilgiri and INS Surat. So these are what the inducted Indian Navy. These are Indian Navy ships है, INS Nilgiri and INS Surat. तो अभी रिसेंटली ये कहां पर किसके द्वारा बनाया गया? मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई, इनके द्वारा बनाया गया था। और अभी रिसेंटली इसको कहां पर? इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। एंड दिस इज हाउ हम अपनी इंडियन नेवी को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, INS नीलगिरी एंड INS सूरत। नेक्स्ट देयर इज 18 एडिशन, दैट इज सूर्य किरण एक्सरसाइज। सो बेसिकली सूर्य किरण एक्सरसाइज किसके बारे में है? इंडिया और नेपाल के बीच में है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इनका काम क्या होगा? और ये 18 एडिशन है। इनका काम क्या होगा कि किस तरीके से हमको जंगल वॉरफेयर में लड़ना है, माउंटेनियस ऑपरेशन, पहाड़ी इलाकों में किस तरीके से ऑपरेशन करना है, काउंटर टेररिज्म को किस तरीके से काउंटर करना है। और ये कहां पर हुई है? ये हमारी नेपाल में हुई है, सलझंडी नेपाल। और बेसिकली ये हमारी दिसंबर से जनवरी के बीच में कराई गई थी। और हिस्ट्री अगर सूर्य किरण की देखी जाए तो 2011 से इसको स्टार्ट किया गया था। और फर्स्ट एडिशन इसका कहां कराया गया था? दैट इज कॉल्ड मिजोरम में कराया गया था। और लास्ट एडिशन कहां कराया गया था? वेन्यू पिथौरागढ़ उत्तराखंड में कराया गया था। अब देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज है सूर्य किरण। ठीक है, ये कहां पर कराई गई है? अब वेन्यू पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, तो वेन्यू आपको याद रखना पिथौरागढ़ उत्तराखंड। और देन मिजोरम में फर्स्ट एडिशन कराया गया था। जो करंट कराया गया है वो कहां पर कराया गया? सलझंडी नेपाल, सलझंडी नेपाल में कराया गया है। सूर्य किरण का 18 एडिशन है, जिसका मेन फोकस है काउंटर टेररिज्म, जंगल वारफेयर एंड माउंटेनियस ऑपरेशन। दिस बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज सेट अप द फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक। तो याद रखना ICMR का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहां पर बन रहा है? चेन्नई में, तमिलनाडु में बन रहा है। कहां बन रहा है? चेन्नई के तमिलनाडु में। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछते हैं कि इंडिया का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहां बन रहा है? दैट इज चेन्नई में बन रहा है। इंडिया का पहला फर्स्ट ट्रांसजेंडर OPD कहां पर बनाया गया था?
ट्रांसजेंडर ओपीडी ये बनाया गया था आपके आरएमएल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली। ठीक है, इंडिया का पहला ड्रोन ड्रॉप मेडिसिन कहां पर किया गया था? इंडिया का पहला एम्स पटना। सो दिस वे द टॉपिक्स बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट कि इंडिया का पहला कहां पर बना है, ट्रांसजेंडर का पहला ओपीडी कहां पर बना है? आरएमएल राम मनोहर लोहिया न्यू दिल्ली। तो जो भी इंडिया में फर्स्ट सेटअप हो रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये वाले इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स भी हमको ध्यान में रखने हैं जब भी हम करंट अफेयर्स को पढ़ें और ध्यान में रखते हुए पढ़ें। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यू शुड बी ऑल्सो रिमेंबर दैट इज कॉल्ड रत्तापानी सेंचुरी हैज डिक्लेयर्ड द रत्तापानी टाइगर रिजर्व। तो बेसिकली रत्तापानी को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया, रत्तापानी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया और ये इंडिया का 57th टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है और मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व। तो दिस थिंग यू शुड आल्सो रिमेंबर। तो रत्तापानी बेसिकली कहां पर पड़ता है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ भोपाल में पड़ता है और ये इंडिया का 57th है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का 8th नंबर पे है। मध्य प्रदेश वाज आल्सो नोन एज द स्टेट ऑफ कैप टाइगर। इनको स्टेट ऑफ टाइगर भी बोलते हैं। इनको स्टेट ऑफ टाइगर इसलिए बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर आर फाउंड इन मैक्सिमम टाइगर जो मिलता है वो आपके मध्य प्रदेश में मिलता है, फिर आपके जो मिलता है वो आपके कर्नाटका में मिलता है, फिर जो आपको मिलता है वो आपके उत्तराखंड में मिलता है, उत्तराखंड में मिलता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश इज हैविंग व्हाट? हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। अभी 2023 की एक रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या हुआ? एमपी हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है और मध्य प्रदेश में पहली बार चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया था कुन्नू नेशनल पार्क में। और सेकंड होम ऑफ चीता जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? सेकंड होम ऑफ चीता बन रहा है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन अ बैंक ऑफ रिवर चंबल। तो ये चीजें याद रखनी है। रत्तापानी 8th टाइगर रिजर्व है और इंडिया का 57th है। अभी तक जो न्यूज है वो एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने 58th टाइगर रिजर्व भी अभी अप्रूव किया है, अभी इंक्लूड नहीं किया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। जो अभी 58th बनेगा ना वो आपका माधव टाइगर रिजर्व बनेगा, माधव टाइगर रिजर्व बनेगा। ये कहां पर है? ये भी आपके मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो कहने का क्या मतलब है? अभी अप्रूवल दे दिया गया है, बना नहीं है, बट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है रत्तापानी को, तो इसलिए हमने इसको पढ़ा दिया गया है। तो कल के दिन जो भी अपडेट होगा, अपकमिंग दिसंबर में अप्रूव किया गया था और अभी तक तो डिक्लेयर नहीं किया गया है। मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक इसको डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन 58 हमारा माधव टाइगर रिजर्व होगा जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपको हम यही चीज बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा जो है आपके सामने ही है, दैट इज 18th इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज किया गया है और ये बाइनियल है। मतलब बाइनियल का मतलब क्या होता है? 2 साल में एक बार आएगी। क्या है? बाइनियल रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आएगी। कौन बनाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। कब से बना रहा है? 1987 से बना रहा है और ये हमारी 18th रिपोर्ट है। ये मेजर करती है इंडिया में फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, एरिया वाइज, परसेंटेज वाइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट किस स्टेट में हुए हैं। इस बार रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, इस बार रिपोर्ट में ये भी बताया गया है किस स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट खत्म हो रहा है काफी तेजी से। तो स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आएगा, एरिया वाइज की बात कर रहा है, दैट इज मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। These are the state which are having largest forest cover in terms of area wise. This thing you should be remember. And state with highest forest cover percentage wise, that is Lakshadweep, Mizoram and Andaman and Nicobar. ये 2023 की रिपोर्ट है। I am expecting this question कि ये आएगा। And maximum the state which are having maximum forest fire, सबसे ज्यादा forest fire कहाँ देखने को मिला है? वो हमको देखने को मिला है उत्तराखंड। forest fire हमको देखने को मिला है उत्तराखंड। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आएगा आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। तो ये हमारी कहां पर कराई गई थी? चेन्नई में कराई गई थी। और किसके द्वारा कराई गई थी? वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कांग्रेस के द्वारा कराई गई थी। और ये हमारी कहां कराई गई थी?
दैट इज चेन्नई में कराई गई थी, तमिलनाडु में, इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट टिक करना है, इस पे ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। इसमें काम क्या होगा, किस तरीके से हम जो हमारे कोस्टल एरिया है, समुद्र है, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से हम सिक्योर बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं और प्रोटेक्ट करने की बात इसमें कही गई है। यही सारा डिस्कशन हम मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में करते हैं। जो हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज है, मैरीटाइम कोस्टल एरियाज हैं, जो भी हमारे सीज बॉडीज हैं, उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट बनाना है, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना है, तो उस पे इस पे बातचीत होती है। और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चेन्नई तमिलनाडु में कराई गई थी। नेक्स्ट 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस आरोग्य एक्सपो। सो बेसिकली ये क्या है, आरोग्य एक्सपो है, आयुर्वेदा कांग्रेस आरोग्य एक्सपो है, जो कि कहां कराया गया था, देहरादून में कराया गया था, उत्तराखंड में। और इसका थीम था डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव। सो बेसिकली डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टिव की बात करता है। और 11th वर्ल्ड आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस है, जो कि देहरादून उत्तराखंड में कराई गई थी। और याद रखना, जो मैंने बताया, उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट रिपोर्ट किए गए हैं। एंड उत्तराखंड पहला स्टेट बना है फर्स्ट स्टेट टू हैव यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां बात किया गया है, ये हमारे आर्टिकल 44 में बात किया गया है। उत्तराखंड का पहला स्टेट बना है जिसमें यूसीसी लॉन्च किया गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और 38 नेशनल गेम्स जो हमारे अभी चल रहे हैं, 38 नेशनल गेम्स ये हमारे कहां चल रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है और आपको ध्यान में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 वाले। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी चल रहे हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। विंटर गेम्स अलग है, यूथ गेम्स अलग है, यूनिवर्सिटी गेम्स अलग है, ट्राइबल गेम्स अलग है। तो ये 2025 में ये 4-5 थीम्स आपको पकड़नी है और याद करनी है कि कहाँ क्या हो रहा है। और ये 2 फेजेस में हो रहे हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। और अभी तक जो फर्स्ट फेज हुआ है उसमें लद्दाख हैज टॉप्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स विद अ मेडल टैली ऑफ 7 मेडल इंक्लूडिंग 4 गोल्ड्स। और लेह ने होस्ट किया फर्स्ट फेज। सेकंड फेज विल बिगिन इन फरवरी 2025 और 2025 में बिगिन होगा सेकंड फेज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में रखना। देखिए सेम जो अभी डिस्कस करने जा रहे थे वो आपके सामने आ गया। 38 नेशनल गेम्स 2025 जो कि हमारे उत्तराखंड में हुआ है। इसके की हाइलाइट्स क्या है, मैस्कट पूछेगा, मोनाल है, मोनाल इज द स्टेट वर्ड ऑफ उत्तराखंड। और थीम क्या है, संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रेजोल्यूशन टू पिनेकल। ठीक है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है, संकल्प लेंगे और उसको शिखर तक पहुंचाएंगे। आप रेजोल्यूशन लेते हैं फिर उसको शिखर तक पहुंचाते हैं, तो इसका थीम है। और 37 नेशनल गेम्स जो कि गोवा में कराए गए थे और महाराष्ट्र इसका विनर है। अभी तक ये ऑनगोइंग है, अभी चल रहे हैं, अभी विनर डिक्लेयर नहीं किया गया है टिल येट। अभी तक जो हम क्लास ले रहे हैं अभी तक विनर डिक्लेयर नहीं किया है, स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग। और ये फरवरी तक कवर होके पूरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, द वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, द वुमेन कबड्डी की बात करें 2025 वुमेन कबड्डी, ये कहां पर किया जाएगा, राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी बिहार में किया जाएगा। और सेकेंड टाइम है कि बिहार इसको वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। सबसे पहली बार बिहार ने इसको होस्ट किया था, that is 2012 में। The second time Bihar is hosting this tournament and first began in 2012. This thing become very much important. That is Women Kabaddi World Cup. That is Bihar. That is Rajgir Sports Academy. अभी याद रखना, मैंने बोला डेज एंड थीम से भी क्वेश्चन आता है, डेज एंड थीम्स। तो इंडियन नेवी इज सेलिब्रेटेड एनुअली 4th दिसंबर। 4th दिसंबर को इंडियन नेवी सेलिब्रेट करता है इंडियन नेवी डे। ठीक है, नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो याद रखना इस बार का थीम क्या था, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन। तो क्या बात करता है, स्ट्रेंथ एंड पावर की बात करता है थ्रू इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन। सो दिस वाज द थीम। और इसके साथ साथ आर्मी डे भी हमको याद रखना है। आर्मी डे कब बनाया जाता है, 15 जनवरी को बनाया जाता है। और एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है, 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। तो ये सारे हैं, जब इसका थीम हम लोग देखेंगे जनवरी में तो ये थीम हम लोग कवर करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इंडियन नेवी डे, इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स डे, ये सारे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। सेम वे विजय दिवस भी बनाते हैं हम लोग। विजय दिवस 16 दिसंबर को बनाते हैं। विजय दिवस क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑन दिस डे वी मार्क द विक्ट्री
ठीक है, ओवर पाकिस्तान इन 1971 वार। 1971 वार का क्या हुआ था हमारा? लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया था, ईस्ट पाकिस्तान को अलग करके बनाया गया था, एंड इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग विजय दिवस मनाते हैं। दिस थिंग बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को एक दो चीजें याद रखनी है कि हम लोग जब करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हैं, जब हम लोग करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हैं तो हमें क्या क्या जानना है? डेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेज जानना है। उसके साथ हमें उसका थीम जानना है। थीम क्या है, इंपॉर्टेंट डेज क्या है, उसमें क्या बात किया जा रहा है, और कई बार उसका सिग्निफिकेंस भी आपको याद रखना है। तो ये मैंने करंट अफेयर्स का डेज एंड थीम्स बता दिया। ठीक है, ठीक है। करंट अफेयर में कोई रिपोर्ट आ गई वो आपको जानना है। ठीक है, कोई प्लेस न्यूज में आ गई वो आपको जानना है, प्लेस इन न्यूज। ठीक है, कोई आपकी इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज हो गई, फिर स्पोर्ट्स आ गया, तो ये सारी चीजें आ गई, कोई अवार्ड्स आ गया, तो जो भी चीजें हैं, तो जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। द आस्किंग ऑफ क्वेश्चंस लाइक वो इंक्रीज हो जाता है। इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बन रहा है तमिलनाडु में। ठीक है, और कहां से कनेक्ट करेगा? मंडपम से रामेश्वरम। जो हमारा ओल्ड था 2.1 किलोमीटर का ब्रिज है, वो पुराना वाला खराब हो गया था, तो एक नया ब्रिज बना रहे हैं, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। तो इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बन रहा है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु बन रहा है, जो कि मंडपम लैंड से रामेश्वरम को कनेक्ट करेगा। ठीक है, अभी यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड वेस्ट बंगाल एज हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन। यूनेस्को ने क्या डिक्लेयर किया है? यूनेस्को ने वेस्ट बंगाल को हेरिटेज टूरिज्म डिक्लेयर किया। हेरिटेज मतलब बहुत सारी पुरानी चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, पेंटिंग्स हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म ही है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वेस्ट बंगाल को एज अ हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया गया है। सुंदरबन नेशनल पार्क को भी किया गया था पहले 87 में, विष्णुपुर टेम्पल को भी किया गया था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को भी किया गया था, निहोरा वैली नेशनल पार्क एंड शांति निकेतन को भी रिसेंटली किया गया है यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो ये आपको याद ना, यूनेस्को हेरिटेज साइट। तो ये जो शांति निकेतन है ना, ये हमारी 42nd है। ठीक है, 42nd और 43rd नेशनल यूनेस्को हेरिटेज साइट। ये कौन सी है? 42nd यूनेस्को हेरिटेज साइट है। हेरिटेज साइट। ठीक है, इंडिया का पहला वाटर ट्रांसपोर्ट बन रहा है सर्विस, जो कि आपको कहां मिलेगा? शिकारा में मिलेगा, शिकारा डाल लेक। ठीक है, इंडिया का पहला ऑनलाइन मार्केट भी जो खोला गया है अमेजन के द्वारा, वो भी इसमें खोला गया, और शिकारा राइड भी स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली शिकारा राइड स्टार्ट होगी जम्मू कश्मीर के डल लेक में। तो उबर से आप शिकारा राइड भी बुक कर सकते हैं जब जम्मू कश्मीर जाए डल लेक। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया? डोनाल्ड ट्रम्प को डिक्लेयर किया। डोनाल्ड ट्रम्प हैज बीन डिक्लेयर एज टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है डोनाल्ड ट्रम्प को, क्योंकि टाइम मैगजीन से ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट भी हुए हैं द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, मसाली विलेज ये पहला सोलर पावर विलेज बना है, बॉर्डर विलेज बना है। मसाली कहाँ है? गुजरात के बनासखाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, और इंडिया का पहला सोलर पावर विलेज बना है मसाली विलेज। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मसाली पूछ सकता है आपसे, मसाली विलेज कौन सा बना है पहला सोलर पावर, पहला डायबिटीज बायो बैंक कहां पर बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है। पहला ट्रांसजेंडर ओपीडी कहां बन रहा है? इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहां पर बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है। इंडिया का पहला ड्रोन मेडिसिन कहां पर इनिशिएट किया गया है? एम्स पटना में किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, और कई बार ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। ठीक है, इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां बन रहा है? पुणे में बन रहा है। तो जो भी चीजें फर्स्ट वाली हैं वो पूछी जाएंगी। इसको क्या बोला जाएगा? अभय प्रहावना। तो इट्स लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र, और पुणे हाईवे पे है और इंद्रायणी रिवर पे है। इट इज इन इंद्रायणी रिवर, दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। ठीक है, 23rd है जो आपका यंगेस्ट माउंटेन क्लाइम करते हैं। ठीक है, यंगेस्ट क्लाइम माउंटेन जो इंडिया की तरफ से है, दैट इज कॉल्ड काम्या कार्तिकेय। काम्या कार्तिकेय बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट फ्रॉम नेपाल साइड। तो इन्होंने ऑलमोस्ट शी वाज द सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड टू क्लाइम ऑल द 7 कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक।
तो ये वाला हमने पहले वाले करंट अफेयर में भी डिस्कस कराया हुआ है कि काम्या कार्तिकेय, अ स्टूडेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, एयरफोर्स स्टूडेंट, एयरफोर्स स्कूल में पढ़ती हैं और ये वर्ल्ड में सेकेंड यंगेस्ट बनी है जिन्होंने सारी की सारी क्लाइंब को, कॉन्टिनेंटल क्लाइंब को शी क्लाइंब, एंड काम्या बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड में सेकेंड है और इंडिया में फर्स्ट है, और ये 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। किलिमंजारो अफ्रीका की है, एल्बरस यूरोप की है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट एशिया की है, विंसन अंटार्कटिका की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है और इस चीज को पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं बैड ईगल। बैड ईगल ऑफिशियल नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का। क्या डिक्लेयर किया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स का नेशनल बर्ड डिक्लेयर किया गया है। सो इट शोज व्हाट? इट शोज द सिंबल ऑफ अमेरिका स्ट्रेंथ पावर ओवर 240 ईयर्स। ठीक है, ये सबसे मतलब कह सकते हैं ईगल जो आप कहते नहीं है कि मतलब बारिश भी होती है ना तो बारिश से ऊपर उड़ता है। ठीक है, इतना पावरफुल है। तो ये क्या शो करता है कि मतलब कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी आंधी आ जाए, इट विल बी एट पीक। तो इट शोड व्हाट? इट शोड स्ट्रेंथ एंड पावर। तो ये दिखा रहा है कि 240 साल से इट इज शोइंग द पावर ओवर फॉर मोर देन 240 ईयर्स। ठीक है, WHO हैज रिलीज्ड व्हाट? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। अभी इन्होंने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो अभी इंडिया से मलेरिया को एलिमिनेट नहीं किया गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली कौन सा कंट्री बना जिसने मलेरिया को क्या इरेडिकेट किया 100%? तो कौन सा बना है? इजिप्ट बना है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है कि WHO ने रिलीज किया है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। तो किसने रिलीज किया? WHO ने किया है। ठीक है, मिचेल बैचलेट तो अभी क्या बनी है? इंदिरा गांधी की इनको पीस डिसार्मामेंट डेवलपमेंट अवार्ड मिला है 2024 का। मिचेल बैचलेट को मिला है। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है चिली की। इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ह्यूमन राइट्स को लेकर काफी ज्यादा आवाज उठाई है, काफी ज्यादा काम किया है इन्होंने। तो ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है? ये मिचेल बैचलेट को मिला है। शी वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली एंड प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी 34 व्यास सम्मान किसको मिला है? ये एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो ये सूर्य बाला को मिला है। ये हिंदी राइटर है फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड वॉज ऑनर्ड विद द नोबल। कौन देश के वो वासी? वेणु की डायरी। तो इसके लिए मिला है। किसको मिला है? दैट इज सूर्य बाला को मिला है। इट इज गिवन टू सूर्य बाला। कौन देश के वासी? ठीक है, वेणु की डायरी। तो वेणु की डायरी मतलब सूर्य बाला एक हिंदी राइटर है, उन्होंने लिखा है कौन देश के वासी, यूपी से आते हैं। ठीक है, और हिंदी राइटर है। पहले इसको सम्मान किसको दिया गया था? 33rd व्यास सम्मान किसको दिया गया था? पुष्प भारती को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? उनकी किताब के लिए दिया गया था, यादें यादें और यादें। तो यादें यादें और यादें के लिए व्यास सम्मान दिया गया था पुष्प भारती को। और अभी किसको दिया गया है? सूर्य बाला को दिया गया है। क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, अवार्ड से सेम वे आपसे बुकर प्राइज से क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि बुकर प्राइज अभी 2024 का किसको मिला है, क्योंकि डिफेंस के पेपर्स वगैरह में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 2024 को मिला है केरोस को मिला है। केरोस राइटर केरोस बाय बुक है केरोस किसके द्वारा लिखी गई? बाय जेनी एरपेनबैक, और उसको ट्रांसलेट किया गया है मिकेल हॉफमैन ने। सो बेसिकली ये इक्वली आधा आधा जो भी प्राइस होगा इसमें आधा आधा बांट दिया जाएगा। तो एरनपेक जर्मन ऑथर है और जो ट्रांसलेटर है हु सेज इज वन ऑफ द वर्स्ट इन्फ्लुएंसर ट्रांसलेटर ऑफ जर्मन इनटू इंग्लिश। तो जर्मन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इनका नाम क्या है? हॉफमैन है। तो ये बेसिकली जो इनके राइटर हैं वो है जेनी एरपेनबैक और ट्रांसलेटर कौन है? हॉफमैन है। किसके लिए मिला है? केरोस के लिए मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सेम वे गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला है 2024 का इंडिया के लिए। और एनवायरमेंटल के लिए कौन सा है? ये एनवायरमेंटल का क्या है? नोबेल प्राइज है। किसका? एनवायरमेंट का। ये नोबेल प्राइज है एनवायरमेंट का। ठीक है, और ये 7 लोगों को दिया गया। इंडिया से किसको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। आलोक शुक्ला को क्यों मिला है? क्योंकि हसदेव फॉरेस्ट पड़ता है छत्तीसगढ़ में, उसको इलीगल माइनिंग से बचाने के लिए और हसदेव फॉरेस्ट को बचाने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। सो व्हाट हैपेंड? हु लेड अ कैंपेन इन द सेंट्रल इंडिया फॉरेस्ट फ्रॉम कोल माइनिंग। तो इनको मिला था, बाकी अन्य लोगों को भी मिला हुआ है। सो ये लिस्ट है डिफरेंट रीजन से जहां जहां से मिला है। मार्सेल गोन्स को मिला है। ठीक है, नॉलहेल को मिला है। टेरेसा विंसेंट को मिला है। स्पेनिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था मार मेनर यूरोप में जो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है। याद रखना, देखो यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है यूरोप की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून कौन सी है? दैट इज कॉल्ड मार मेनोर।
तो कहने का क्या मतलब है, ये पीडीएफ से आप थोड़ा तो देख लीजिएगा, पॉज करके समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज आलोक शुक्ला को मिला है, ये एनवायरमेंटल अवार्ड में नोबेल प्राइज की श्रेणी में रखा जाता है इसको। अभी यूएस रिसेंटली एक हिट किया है पावरफुल साइक्लोन, उसका नाम है बॉम्ब साइक्लोन। तो बॉम्ब साइक्लोन इंडिया के यूएसए के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में स्ट्राइक किया है, और द स्टॉर्म रेफर टू बी बॉम्ब साइक्लोन ड्यू टू इट्स रैपिड इंटेंसिफिकेशन। इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गया कि इट हिटेड इन यूएसए इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रीजन, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट रीजन में ये हिट किया है, तभी इसको बोलते हैं बॉम्ब साइक्लोन। दिस थिंग यू शुड नो। तो हमने आज वाली क्लास में क्या कुछ जाना, आज वाली क्लास में हमने अवार्ड्स जाने, हमने रिपोर्ट्स देखा कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, क्वेश्चन ऐसे आएगा रिसेंटली वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय होम। अब देखो, आपको ऑप्शन देखना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट बॉडी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WHO। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपने पढ़ा होगा कि भाई WHO रिलीज द वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड किसको मिला है, मिचेल बैचलेट को मिला है, तो वो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली एनवायरमेंटल गोल्ड प्राइज किसके लिए, किसको मिला है, आलोक शुक्ला को मिला। क्यों मिला है, छत्तीसगढ़ के सेंट्रल इंडिया पार्ट में, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ आता है, वहां पर हसदेव फॉरेस्ट को बचाया है इन्होंने, कहां से, कोल्ड माइनिंग थी। ठीक है, इन्होंने एक्टिविस्ट हैं, काफी ज्यादा काम किया है, तो यहां से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमने इससे पहले वाली क्लास में भी देखा था, हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज भी लेके आए थे, कुछ करंट अफेयर्स भी हमने इसमें लेके आ रहे हैं, तो हम आपको ये क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में भेजते रहेंगे। ठीक है, वुमेन कबड्डी लीग कहां पर हुई है, अभी जो नेशनल गेम्स हो रहा है, और उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी को इंप्लीमेंट किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहे हैं। अब आप ध्यान रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे, वो आपको ध्यान में रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, वो आपको याद रखना है, खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स भी होंगे, वो भी आपको याद रखना है। तो हमने ये सारे टॉपिक्स आज क्लास में डिटेल में कवर किए, स्पेशली मिलिट्री एक्सरसाइज भी कवर की, किस किस कंट्री के साथ होती है, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज भी करी। तो ये सारे हमने ऑलमोस्ट टॉप 30 करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आए थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।